हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। आइए आप लोगों को जो अभी हम लोगों ने राजस्थान जेई का जो बैच का हमने एक 100 क्वेश्चन का सेट डाला था, उसमें आपको दो तीन न्यूमेरिकल थे जो कि पेपर के अंदर आपके दिए हुए थे। तो उन न्यूमेरिकल्स का आपको मैं सोल्यूशन बता दूं ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रहे न्यूमेरिकल को लेके। तो उनमें से सबसे पहला न्यूमेरिकल है 23 नंबर क्वेश्चन पे, उसको आप ध्यान से देखिएगा। 23 नंबर क्वेश्चन पे पूछा गया है कि इन ए 4 स्ट्रोक डीजल इंजन The value of cylinder speed, stroke and bore are 24 मीटर पर मिनट, 30 mm, 25 mm respectively. The cylinder speed will be in RPM. RPM में सिलेंडर स्पीड पूछी गई। सबसे पहले नंबर पे जो सिलेंडर स्पीड है वो कितनी दी गई है उस पर ध्यान दीजिए। तो आपका कितना है 24 मीटर पर मिनट। एक मिनट में सिलेंडर स्पीड दी गई है 24 मीटर पर मिनट। और स्ट्रोक की जो लंबाई है, मतलब जो सिलेंडर में जो पिस्टन मूव करता है तो ऊपर की तरफ कितना मूव करता है 30 mm, और पिस्टन का डायमीटर कितना दिया है 25 mm। यही डेटा दिया हुआ है, ठीक है। इनमें से मैंने आपको बताया था इसके पहले भी ड्यूरिंग वीडियो सोल्यूशन कि इसमें एक डेटा यूं ही दिया गया, ऐसा कोई मतलब नहीं है। कौन सा डेटा? डायमीटर, बोर ऑफ द पिस्टन। मतलब 25 mm देने कोई मतलब नहीं, क्योंकि आपने यहाँ पर पिस्टन का ऊपर और नीचे जाना एक मिनट में आपका कितना हो रहा है 24 मीटर बार हो रहा है, 24 मीटर बार हो रहा है, ठीक है। और आपको आरपीएम में स्पीड बतानी है, रेवोल्यूशन पर मिनट। एक रेवोल्यूशन कैसे बनता है? जब पिस्टन एक बार टू मोशन में जाता है और एक बार फ्रो मोशन में आता है। टू एंड फ्रो, 1 2 and 1 फ्रो इक्वल टू 1 आरपीएम। एक बार पिस्टन ऊपर गया नीचे आया, दैट इज 1 आरपीएम। अगर एक आरपीएम में ऊपर नीचे जाने पर बन रहा है और ऊपर नीचे जाना सब मिलाकर ये 24 मीटर चल रहा है, ठीक है। सब मिलाकर कितना चल रहा है 24 मीटर चल रहा है। तो आरपीएम पता करने के लिए, क्योंकि एक बार ऊपर आना, ऊपर जाना, नीचे आना, ऊपर जाना, नीचे आना मिलाकर कितना है 24 मीटर। तो यहाँ ऊपर जाना और नीचे आने को मिलाकर 24 मीटर लिखा है, ठीक है। एक रेवोल्यूशन कितनी बार बनता है? एक रेवोल्यूशन तब बनता है जब पिस्टन एक बार ऊपर जाता है और एक बार नीचे आता है, तो एक रेवोल्यूशन बनता है। और ये 24 मीटर कैसे लिखा हुआ है? दोनों को मिलाकर लिखा हुआ है। तो आरपीएम में जब वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो क्या करेंगे, क्योंकि ऊपर नीचे दोनों जाना मिलाकर 24 मीटर लिखा है, इसलिए हम क्या करेंगे, पहले तो इसको आधा कर देंगे। 24 मीटर पर मिनट को जब आधा करेंगे तो क्या मिल जाएगा 12 मीटर पर मिनट। एक मिनट में कितनी बार रेवोल्यूशन होता है? एक मिनट में आरपीएम कितना होता है? मतलब आरपीएम के केस में जब इसको आप देखेंगे तो क्या बोलेंगे, पिस्टन एक मिनट में 12 मीटर चल रहा है, ठीक है। क्योंकि एक बार जब ऊपर जाते हैं और नीचे आता है पिस्टन तो 1 आरपीएम बनता है, ठीक है। एक बार जब पिस्टन ऊपर नीचे आता है तो 1 आरपीएम बनता है। और यहाँ पर ऊपर जाना नीचे आना सबको मिलाकर लिखा हुआ है, तो आरपीएम में क्या करेंगे, उसका आधा कर देंगे, ठीक है। आधा करने के बाद अब एक बार जब पिस्टन यहाँ से यहाँ तक जाता है कितनी दूरी चलता है 30 mm की दूरी चलता है, ठीक है। तो 30 mm की दूरी चलता है। एक बार ऊपर जाता है नीचे आता है 30 mm की दूरी चलता है, तो यहाँ क्या करते हैं 30 mm से भाग कर दीजिए, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 12 मीटर। मीटर को किसमें बदल दीजिए mm में, तो 12,000 मीटर बटे 30। और यहाँ पर क्या हो गया, इसमें कट हो गया तो कितना मिल गया 400। मतलब 400 आरपीएम इसका आंसर आ जाएगा इस वाले क्वेश्चन का। तो देखिए इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा है 400 आरपीएम। ऑप्शन नंबर ए वाला ऑप्शन इसमें सही हो गया, 400 आरपीएम इसका सही आंसर हो गया। और इसको दूसरे भी तरीके से कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है कि 330 mm एक बार में पिस्टन चलता है, टोटल कितना चल रहा है 24 मीटर। तो क्या करिए 24 गुणे 1000 mm में कन्वर्ट हो गया और नीचे लिख दीजिए 30 mm से भाग कर दीजिए, तो आपको क्या मिल गया 800, ठीक है। क्या मिल गया आपको 800 बार पिस्टन क्या कर रहा है, एक बार ऊपर जा रहा है एक बार नीचे जा रहा है।
तो एक बार ऊपर गया एक बार नीचे आया तो उसको क्या बोलेंगे 1 आरपीएम। और कितनी बार ऐसा कर रहे हैं 800 बार, तो इसका जस्ट आधा कर दीजिए फिर मिल जाएगा 400। तो कुल मिला के आपको 400 आरपीएम इसका आंसर आएगा, क्योंकि पिस्टन एक बार ऊपर नीचे जाता है तो 1 आरपीएम उसे कहा जाता है। ठीक है, टोटल कितनी बार पिस्टन ऊपर नीचे जा रहा है 800 बार, तो 2 से क्या कर दिया गया, भाग कर दिया गया। आइए मैं इसको सिटिंग पोज में इस क्लास को ले रहा हूं। तो ये आपका हो गया एक न्यूमेरिकल। आइए सेकंड न्यूमेरिकल पे आते हैं। अब 1 नंबर वाले न्यूमेरिकल जो होते हैं ना, उसमें क्या होता है, जैसे क्लिक करने की बात है कि आपको दिमाग में तो जैसे 24वां क्वेश्चन, 24वां देखिए, ऑटो साइकिल। पहली बात तो ये बताइए ऑटो साइकिल जुड़ा किससे होता है, ऑटो साइकिल किससे जुड़ा हुआ है। ओ के पास क्या पड़ता है, पेट्रोल। ऑटो, ओ के पास पी पड़ता है ना, MNOP। ओ मतलब ऑटो, पी मतलब पेट्रोल, पेट्रोल से जुड़ा हुआ है। तो ऑटो साइकिल इफ द वैल्यूज ऑफ एयर स्टैंडर्ड, 24वां क्वेश्चन है, if the values of air standard efficiency and thermal efficiency are 80% and 60%, the relative efficiency। relative efficiency का सीधा फार्मूला है thermal upon air standard efficiency। तो relative efficiency equal to thermal efficiency upon air standard efficiency। ये सीधा फार्मूला है, सीधा फार्मूला पुट कर दीजिए। जैसे फार्मूला पता है वो कर लेगा, जैसे नहीं पता है जय राम जी की हो जाएगा। तो थर्मल कितनी भैया 60%। ठीक है, परसेंट है तो परसेंट लिखो चाहे 60 लिख लो, एक ही बात है। नीचे भी क्योंकि 80% में लिखने वाले हो तो परसेंट तो कैंसिल हो जाएगा ना, तो 60/80 बना। तो क्या हो गया, इसको कट कर दीजिए, कितना हो जाएगा 2/3/4। 2 3 2 3 6 2 चौका 4, 2 3 जा 6 and 2 4 जा 8 अंग्रेजी वाले। तो 3/4 which is equal to 0.75 and now it will be converted in 75%, क्योंकि 0.75 1 का कितना होता है 75%, 75% आ गया। relative efficiency is 75%। the answer is 24 में कौन सा हो गया भैया, 24 में आंसर हो गया C, that is 75%। अब देखिए एक न्यूमेरिकल और था, वो था 32वां न्यूमेरिकल, 32वां क्वेश्चन। देखिए 32वां क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा गया है। क्वेश्चन समझ जाएंगे तो समझ में आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, A building is to be constructed on a alluvial soil having a bearing pressure of 6000 kg per square meter। alluvial soil है, bearing pressure कितना है 1 मीटर स्क्वायर में 6000 kg। ठीक है, What shall be the width of the masonry foundation having 4000 kg dead load per running water of the wall, running meter of the wall। मतलब क्या है कि एक दीवार है जिसके 1 मीटर लंबाई में, एक दीवार की 1 मीटर लंबाई में, चौड़ाई नहीं पता हमें, इस दीवार की हमको चौड़ाई नहीं मालूम, लेकिन हमको ये मालूम है कि इस दीवार की जो 1 मीटर लंबाई है, इस दीवार की जो 1 मीटर लंबाई है ना, मान लीजिए ये दीवार तो काफी लंबी होगी लेकिन 1 मीटर लंबाई, इसकी मान लीजिए 1 मीटर लंबाई यहाँ, 1 मीटर लंबाई में इसका वेट कितना है 4000 केजी। ठीक है, अब इसकी चौड़ाई कितनी रखी जाए, इसकी चौड़ाई कितनी रखी जाए कि ये बॉल अपनी जगह पर बनी रहे। ठीक है, अब इसकी चौड़ाई को डिटरमाइन करने के लिए इसमें डेटा दिया जिसको बोलते हैं सॉइल की बेयरिंग कैपेसिटी। बेयरिंग कैपेसिटी सॉइल की क्या होती है कि जैसे ये जब वॉल बना दी गई तो वॉल बनने के बाद इस वॉल के नीचे जो भी मिट्टी पड़ रही होगी, ये वॉल क्या करेगी, उस मिट्टी को नीचे धसाना चाहेगी, और इस मिट्टी के अगल बगल वाली जो मिट्टी होगी वो इस वॉल के जस्ट नीचे वाली मिट्टी जो नीचे धसना चाहती है उसको रोकना चाहेगी। तो कुछ ऐसा दिखाई देगा, ये वॉल है,
वॉल के नीचे जो मिट्टी पड़ रही है उसके बगल वाली मिट्टी उसको रोकना चाह रही है। तो ये दोनों एरिया जो है, जो नीचे धंसना चाहता है, जो रोकना चाहता है, एक दूसरे के पैरेलल खड़े हुए हैं। तो यहाँ पर बेयरिंग कैपेसिटी जो सॉइल की होती है ना, एक प्रकार से उसको हम लोग शेयरिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल भी कहते हैं। ठीक है, जो इस वॉल के नीचे पड़ने वाली मिट्टी को खसकने न दे, नीचे अगल बगल की मिट्टी उसे क्या करेगी, रोकने की कोशिश करेगी। तो यहाँ पर ये पूछा गया है कि ये वॉल की चौड़ाई हम कितनी कर दें कि ये वॉल नीचे ना जाने पाए। उसका सीधा सीधा तरीका ये है, क्योंकि वॉल आपकी क्या है, 4000 kg है 1 मीटर पर, तो इसके लिए सीधा फॉर्मूला बनाया गया है। फॉर्मूला क्या बनाया गया है कि हमको अगर पता करनी है वॉल की चौड़ाई, तो हम मिट्टी की बेयरिंग कैपेसिटी के अनुसार ही इसकी चौड़ाई पता करेंगे। और इसकी फॉर्मूला सीधा सीधा होता है विड्थ इक्वल टू डेड लोड अपॉन बेयरिंग कैपेसिटी। डेड लोड अपॉन bearing capacity. The students who want to be conceptual, they have got the information from my first 3 lines. The soil has bearing capacity. It means it has some shearing strength, and shearing strength is found everywhere where the two surfaces are parallel. One wants to move and other one wants to stop them. ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि एक सरफेस मूव करना चाहती है, दूसरी से रोक रही है रगड़ खाते हुए, क्योंकि इस वॉल का जब लोड पड़ेगा तो इसकी नीचे वाली मिट्टी नीचे धंसना चाहिए, अगल बगल की मिट्टी उसे रोकेगी। तो बेयरिंग कैपेसिटी कितनी है भैया, 6000 kg पर मीटर स्क्वायर। लेट मी एनलाइटन द स्क्रीन अगेन। 6000 kg पर मीटर स्क्वायर, ये इसकी बेयरिंग कैपेसिटी होगी। ठीक है, और 4000 kg इसका डेड लोड हो गया। तो डेड लोड में बेयरिंग कैपेसिटी का भाग कर देंगे। देखिए हम वैसे यूनिट से भी आपको समझ में आ जाएगा, आंसर आपको फाइनली मीटर में ही निकालना है। 4000 kg पर मीटर में 6000 kg पर मीटर स्क्वायर का भाग देंगे तो फाइनल हर चीज मीटर में ही आनी। तो 4000 बटे 6000, तो 1 2 3 कट गया, 1 2 3 कट गया, कितना आ गया 4/6 which is 2/3 which is 0.66 मीटर। तो 0.66 मीटर इज देयर इन द ऑप्शन। अगर मैंने आपको गलती से ऑप्शन कुछ और बताया होगा 32वें क्वेश्चन का, तो उसको करेक्ट भी कर लीजिएगा। इसी वक्त इसका हो जाएगा डी विच इज नन ऑफ दीज, क्योंकि यहाँ पर क्या निकल के आ रहा है 0.66, और इसके अलावा कोई और मेथड नहीं होता कॉलम की चौड़ाई को या वॉल की चौड़ाई को कैलकुलेट कर। अब आते हैं, ये इस पेपर के न्यूमेरिकल तो खत्म हो गए। अब आते हैं एक और प्रकार के न्यूमेरिकल पे, जो कि हमारा था सीड ड्रिल से रिलेटेड। सीड ड्रिल के लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट वीडियो हम लोग न्यूमेरिकल के ऊपर डालेंगे, तो उस न्यूमेरिकल को समझ लेते हैं। ठीक है, उसको समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उस न्यूमेरिकल का कुछ डेटा मैं लिख रहा हूं ताकि उसको करते वक्त हम लोग का पूरा फोकस उसी न्यूमेरिकल के ऊपर रहे। और इस न्यूमेरिकल के थ्रू आप सीड ड्रिल के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन भी सीख जाएंगे, जो कि एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। न्यूमेरिकल है कि द फॉलोइंग रिजल्ट्स वेयर ऑब्टेन्ड व्हाइल कैलिब्रेशन ऑफ द सीड ड्रिल। एक सीड ड्रिल के कैलिब्रेशन के समय कुछ रिजल्ट्स मिले हमें। अब यहां पर एक ऑब्जेक्टिव पॉइंट सीधा सीधा बनता है कि सीड ड्रिल का कैलिब्रेशन क्यों करते हैं। तो सीड ड्रिल का ऑब्जेक्टिव पॉइंट सीधा सीधा कैलिब्रेशन करने का कारण यह है टू फाइंड करेक्ट सीड रेट। करेक्ट सीड रेट, सीड रेट किसमें होता है, केजी पर हेक्टेयर। 1 हेक्टेयर में कितना केजी बीज आप बोने वाले हैं, इसी को सीड रेट कहते हैं। और आपको मैंने बताया था कि सीड ड्रिल ऐसी इंस्ट्रूमेंट है जिसमें पहिए सीड ड्रिल को चलाते हैं, और पहियों की जो फॉरवर्ड मोशन है उससे हम
सीड ड्रिल के अंदर की प्लैनेटरी मोशन को किसी तरीके से कनेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से सीड ड्रिल के आगे बढ़ने के साथ साथ बीज भी गिरता जाता है। ठीक है, तो कैलिब्रेशन ऑफ सीड ड्रिल का एम क्या है? केवल एक एम है कि हम 1 हेक्टेयर खेत में जितने केजी सीड डालना चाहते हैं उसी के अनुसार ही हमको यहाँ पर सीड मिले। अगर हमको ये पता चला कि ये 1 हेक्टेयर फील्ड है, इसमें ये इधर की भुजा 100 मीटर है, इधर की भुजा 100 मीटर है, मतलब 10,000 मीटर स्क्वायर बराबर 1 हेक्टेयर। और इसमें अगर एक लाइन में हम पौधे बोना चाहते हैं और एक एक पौधे के बीच की दूरी 40 सेंटीमीटर हो, तो हम आसानी से ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितने बीज के दाने लगेंगे और वो कितने केजी होंगे। तो 1 हेक्टेयर खेत में उतने ही केजी बीज गिरे ताकि हमारा जो प्लांट हो वो कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ क्वालिटी हो, एंड साथ में कैलकुलेटेड अमाउंट की वजह से उतने ही हम इसके अंदर फर्टिलाइजर या एक्स्ट्रा मैन्योर्स ऐड करेंगे जो पौधों के उगने में सहायक हो। अब प्रोडक्शन भी हम पहले से ही कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि एक पेड़ का प्रोडक्शन अगर आपको पता है तो नंबर ऑफ प्लांट्स दैट यू हैव ग्रोन इन दिस एरिया इज मल्टीप्लाइड बाय दैट वन प्रोड्यूस ऑफ वन प्लांट, इट विल गिव यू द फाइनल यील्ड ऑफ दैट एरिया। ठीक है, इससे आप निकाल सकते हैं। तो कैलिब्रेशन ऑफ सीड ड्रिल के न्यूमेरिकल में एक ऑब्जेक्टिव पॉइंट सीधा सीधा है कि क्यों करते हैं, तो भैया करेक्ट सीड रेट है, इसके अलावा दूसरा कुछ नहीं है। ठीक है, टू गेट द स्पेशल यील्ड, दैट इज नॉट द आंसर। 4 ऑप्शन में घुमाने फिराने की खूब कोशिश करता है, लेकिन सिर्फ एक पॉइंट याद रखना है, करेक्ट सीड रेट। ये जहां लिखा हो वही लगाना, इसके अलावा कुछ नहीं। ठीक, कैलिब्रेशन ऑफ सीड ड्रिल में डेटा क्या क्या मिला भैया? जो सीड ड्रिल है उसमें नंबर ऑफ फरो कितने हैं? नंबर ऑफ फरो है भैया 10 सीड ड्रिल का। एक स्पेसिंग कितना है? स्पेसिंग बिटवीन फरो ये कितनी है? 20 सेंटीमीटर। 2 फरो के बीच की स्पेस कितनी है? 20 सेंटीमीटर। डायमीटर ऑफ द ड्राइव व्हील डायमीटर कितनी है ड्राइव व्हील की? 1.5 मीटर। 1.5 मीटर। और स्पीड कितनी है? स्पीड है 500 रिवॉल्यूशन पर मिनट। स्पीड कितनी है? 500 रिवॉल्यूशन पर मिनट। और 1 मिनट में मतलब 500 चक्कर वो वाला व्हील घूम जाता है। अभी सबका मतलब बताता हूँ। सीड कलेक्टेड 20 kg। 20 kg आपका क्या है? सीड का कलेक्शन हुआ। अब आते हैं इस पर भैया, इस क्वेश्चन को जो आपसे पूछा गया है कैलिब्रेशन ऑफ सीड ड्रिल, अब यहां पर पूछा गया है कैलकुलेट सीड रेट पर हेक्टेयर। 1 हेक्टेयर में कितना सीड रेट होगा ये कैलकुलेट करना है। 1 हेक्टेयर में कितना वर्ग मीटर होता है भैया? 10,000 वर्ग मीटर, ये याद रखना है। अब आपने देखिए इस क्वेश्चन को, हाउ लॉजिकली यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, वी आर टोटली ऑन दैट। फर्स्ट नंबर पे आपको यहां पर मैं ये बताना चाहूंगा कि इफेक्टिव विड्थ ऑफ द सीड ड्रिल क्या होगी। यहीं से मेन कैलकुलेशन चालू होता है। इफेक्टिव विड्थ ऑफ द सीड ड्रिल, सीड ड्रिल की इफेक्टिव विड्थ क्या होगी, है ना? इस पर आप ध्यान दीजिएगा। सीड ड्रिल की जो इफेक्टिव विड्थ है वो है नंबर ऑफ फरो मल्टीप्लाइड बाय स्पेसिंग बिटवीन 2 फरो। ठीक है, नंबर ऑफ फरो ओपनर। फरो ओपनर का मतलब आपकी जो सीड ड्रिल होती है इसके नीचे फरो ओपनर लगे होते हैं, जो कि आपके क्या करते हैं, मिट्टी को खोदते हुए चलते हैं, जिसमें बीज गिरना है उसके अंदर क्या करते हैं, मिट्टी को भी आकार में खोद देते हैं, उसके अंदर बीज गिरेगा। तो नंबर ऑफ फरो ओपनर
से मल्टीप्लाई कर देंगे किसका, एक दो फरो ओपनर के बीच की दूरी को, तो ये हो जाएगी विड्थ ऑफ द सीड ड्रिल, जिसका मान कितना आ जाएगा देखिए 20 गुणा 10 बराबर 200 सेंटीमीटर। बट एक लॉजिक है यहाँ पर, लॉजिक क्या है उसको आप ध्यान से देखिए। अगर कहीं पर किसी सीड ड्रिल में 10 फरो ओपनर है, 10 फरो ओपनर है, 10 फरो ओपनर का मतलब कि उसके अंदर 10 जगह पर मिट्टी को खोदने की संरचना लगी हुई है, जो मिट्टी के अंदर कुएं या फरो बनाती है। तो आइए हम 10 बनाते हैं, पहले फिर काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए टोटल लाइन कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 हो गए। ठीक, अब इन 10 के बीच में स्पेसिंग कितनी है देखिए, पहले दूसरे के बीच में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 10 फरों के बीच में 9 ही स्पेसिंग तो है, और दो स्पेसिंग, एक दो के बीच में स्पेसिंग कितनी 20 सेंटीमीटर। तो सीड ड्रिल की चौड़ाई जो है हम लोग कितनी बोल रहे हैं 200, लेकिन आपको यहाँ दिख रहा है कि 10 फरो ओपनर अगर सीड ड्रिल के अंदर लगे हैं, ये सीड बॉक्स मान लीजिए ऊपर है, 10 फरो ओपनर लगे हैं, तो ये कितनी चौड़ाई को कवर कर रहे हैं, 9 गुणे 20 बराबर 180। तो बाकी का 20 सेंटीमीटर कहां से मिल रहा है, यही सवाल है, बाकी का 20 सेंटीमीटर कहां से मिल रहा है। तो इसको समझने के लिए आपको सीड ड्रिल की वर्किंग को समझना होगा। देखिए अगर यहां पर ये एक फील्ड है और इस फील्ड में कहीं से सीड ड्रिल हम स्टार्ट करते हैं, मान लीजिए 10 फरो ओपनर वाली, तो जो ये पहली वाला जो फरो ओपनर है, पहला वाला जो फरो ओपनर है, उसको क्या हम खेत की इस भुजा पर रखेंगे क्या, हम खेत के किनारे किनारे तो मेड़ बनाते हैं ना, तो हमारी जो पहली बीज बुआई का जो कोण होगा वो अंदर होगा ना खेत के, खेत के यहाँ तो होगा नहीं। तो जब हम उसको अंदर से स्टार्ट करेंगे तो एक फरो ओपनर की स्पेस छोड़कर उसे स्टार्ट किया जाता है, ठीक है। तो मतलब क्या हो गया, यहां से यहां तक की स्पेस कितनी होगी 20 सेंटीमीटर, और पहला फरो ओपनर कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, तो 10वां कहाँ आएगा, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवां सातवां आठवां नौवां 10वां। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 स्पेस हो गए, जिसकी दूरी हो गई 180 सेंटीमीटर। अब 20 सेंटीमीटर उधर से आपने पहला फरो या पहला फरो ओपनर आपने यहाँ रखा था, तो ये टोटल 180 और 20 कितना हो गया 200। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, विड्थ निकालते वक्त 10 गुणे 20 का गुणा करते हैं। हालांकि जब आप नंबर ऑफ फरो ओपनर की संख्या काउंट करेंगे तो 10 फरो ओपनर के बीच में 9 बार स्पेसिंग मिलेगी। 9 बार स्पेसिंग का मतलब कि 180 सेंटीमीटर ही कवर हो रहा है। अब जब ये सीड ड्रिल यहां तक पहुंचेगी फील्ड के एंड तक, और उसके बाद वापस इधर जब ऑपरेट करेगी तो देखिए क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जब वापस इधर आएगी तो फिर से यहां तक का दूरी क्या हो जाएगा, छोड़कर आएगी, मतलब 20 सेंटीमीटर तो ये हो गया, और बाकी क्या हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब यहां से यहां तक हो गया 180, और 20 सेंटीमीटर छोड़कर उसने इधर से चालू किया, क्योंकि यहां पर आखिरी वाला फरो ओपनर था, इसने तो यहां बीज बोया ही था। और जब इधर सीड ड्रिल घूमेगी तो 20 सेंटीमीटर आगे से बीज बोना चालू करेगी, तो यहां पर टोटल फिर से चौड़ाई कितनी हो गई 200 सेंटीमीटर। तो सीड ड्रिल जब एक बार ऊपर मूव करेगी तो कितना मूव करेगी, एक फरो के बीच की दूरी गुणे अपने अंदर नंबर ऑफ फरो ओपनर, तो 10 फरो ओपनर के बीच में 9 बार स्पेस मिलेगा, और 20 सेंटीमीटर इधर से फील्ड के इस तरफ से छोड़कर हम लोग सीड ड्रिल चलाएंगे, क्योंकि फील्ड के एकदम किनारों पर हम लोग बीज नहीं बोते हैं, यहाँ पर हम लोग मेड़बंदी का काम करते हैं। इसलिए विड्थ ऑफ द सीड ड्रिल कितनी हो गई 200 सेंटीमीटर। कैलकुलेशन को आगे बढ़ाते हैं, जो बात मुझे समझानी थी आपको समझ में आ गई होगी। अब इसमें अब यहां पर हम ये जो डेटा था
ये आपने नोट डाउन कर लिया होगा, है ना? या इस डेटा को आप नोट डाउन कर लीजिए एक बार। मैं इसको मिटाकर यहाँ पर कुछ बताना चाह रहा हूँ, खड़े नहीं होना चाहता थोड़ा सा, मैं सुबह से बहुत ज़्यादा क्लासेस ले रहा हूँ। अभी सिविल इंजीनियरिंग के लोगों की वैकेंसी आई है, करीब 300 क्वेश्चन उनके सॉल्व कराए हैं हमने। उसके बाद एग्रीकल्चर वाली क्लास हुई, और पिछले कल के दिन हमारा पूरा समय लोक सेवा आयोग में गुजर गया। असिस्टेंट इंजीनियर के बच्चों का रिजल्ट आने वाला है। लोक सेवा आयोग वाले इसको डिक्लेयर करने में पता नहीं क्यों उनको दिक्कत हो रही थी, तो वहाँ पर मैं काफ़ी देर तक बैठा था। काउंटर पे बार बार मैंने पूछा, अंदर एप्लीकेशन लगाई, एग्जामिनेशन कंट्रोलर से मिलना, और साथ में पीसीएस 2021 के रिजल्ट के ऊपर भी कोई केस आ गया कोर्ट में कि मैं उसमें क्वालिफाइड हूँ, तो इंटरव्यू भी था मेरा कुछ दिन पहले, तो वो भी मैंने देखा। तो उन सब के चक्कर में थोड़ा सा टाइमिंग डिस्टर्ब हो जाती है, और ये हक की लड़ाई है, स्टूडेंट की हक की लड़ाई है, उनके बीच से निकल के आए हुए हैं, हम भूल नहीं जाएंगे कभी। तो अब देखिए, ये आपने अगर नोट डाउन कर लिया है, इसको मैं आगे बढ़ाता हूँ। तो यहाँ पर आते हैं सीड ड्रिल। अब ये फिर से हेक्टेयर में वैल्यू पूछी गई है, तो यहाँ पर मान लीजिए हमने एक फील्ड ऐसे ही ड्रॉ कर लिया, हमको मालूम नहीं कितने हेक्टेयर। यहाँ पे हमने अपनी जो सीड इक्विपमेंट था उसको लाकर यहाँ प्लेस कर। सीड इक्विपमेंट में आपको पता है कि दोनों तरफ क्या होता है, पहिया होता है। पहिया ही डार्क लाइन से दिखा दिया हमने। टोटल चौड़ाई सीड इक्विपमेंट की कितनी है, यहाँ से यहाँ बताइए, यहाँ से आता कितनी है, 200 सेंटीमीटर, ठीक है, 200 सेंटीमीटर। अब इसके दो पहिए हैं सीड ड्रिल में, ऐसे करके मान लीजिए ये सीड ड्रिल है, इसका मैं चित्र बना दे रहा हूँ, सैंपल चित्र। इधर एक पहिया है, एक इधर पहिया। ये पहिए का डायमीटर कितना है भैया? पहिए का डायमीटर है 1.5 मीटर, यहाँ से यहाँ तक कितना है, 1.5 मीटर। तो जब ये पहिया घूमकर आगे बढ़ेगा, तो एक चक्कर में ये पहिया का एक चक्कर में ये कितना आगे बढ़ जाएगा? तो इस पहिए का डायमीटर कितना है, इतना, इसको किससे गुणा कर देंगे, तो इसकी परिधि निकाल लीजिए, तो एक चक्कर में पहिया पूरी मशीन को लेकर उतना आगे बढ़ जाएगा। यहाँ ये मशीन जब यहाँ पहुंचेगी एक चक्कर के बाद, तो कितना एरिया कवर कर लेगी? तो इसका चक्कर क्या क्या निकालेंगे, इसकी परिधि निकालेंगे, क्योंकि एक चक्कर में अपनी परिधि की बराबर ही लंबाई चल लेगा। तो कितना हो गया, 1.5 मीटर, और पाई से गुणा कर दीजिए, तो परिधि कितनी हो जाएगी इसकी, पाई इंटू 1.5, और इसकी चौड़ाई कितनी है मशीन की, 200 सेंटीमीटर। मीटर में कितना हो जाएगा, 0.2 मीटर। तो यहां से यहां तक की लंबाई कितनी हो गई, पाई इंटू 1.5, और यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी, 0.2 मीटर। मतलब एक चक्कर में ये सीड ड्रिल कितना एरिया कवर कर लेगी, 0.2 गुणे पाई इंटू 1.5। तो सीड ड्रिल अगर एक चक्कर चली तो कितना एरिया उसने कवर किया, पाई इंटू 1.5, और यहां से यहां तक की चौड़ाई कितनी हो गई, 0.2 मीटर। एक चक्कर में इतना एरिया इसने कवर किया। अब कितने रेवोल्यूशन चल रही है भैया, डेटा देखिए क्या दिया है। स्पीड है इसकी 1 मिनट में 500 रेवोल्यूशन। तो 1 मिनट में अगर 500 रेवोल्यूशन चल रही है, तो एक चक्कर में कितना एरिया, पाई इंटू 0.5 गुणे 0.2, मतलब एक आरपीएम में, एक रिवोल्यूशन में एरिया कितना हो गया, पाई गुणे 1.5 गुणे 0.2, ठीक है, इतना एरिया। तो 500 रेवोल्यूशन में, एक मिनट में कितना है, 500 रेवोल्यूशन। 500 रेवोल्यूशन में कितना हो जाएगा, पाई गुणे 1.5 गुणे 0.2 इंटू 500, इतने मीटर स्क्वायर ये चल रही है। इतने मीटर स्क्वायर चल रही है ये 1 मिनट के अंदर। तो 1 मिनट में कितना मीटर स्क्वायर, पाई गुणे 1.5 गुणे 0.2 गुणे 500, ये हो गया। अब देखिए 500 रेवोल्यूशन में कितने मीटर स्क्वायर चली, इतने मीटर स्क्वायर। अब यहां से इसकी वैल्यू निकाल लीजिए, तो कितना हो जाएगा, एरिया कवर्ड इन 500
रिवोल्यूशन इक्वल टू पाई का मान रख दीजिए कितना होता है भैया 3.14 गुणे 1.5 गुणे 0.2 गुणे 500। अब हम देखिए आपको इसकी कैलकुलेशन बता रहा हूँ कैसे आपको कैलकुलेशन करनी चाहिए। कैलकुलेशंस को मिनिमाइज कैसे करते हैं देखिए 3.14 ऐसे लिख दीजिए यहाँ कितना हो जाएगा 15 दूना 30 15 दूना 30 ये कितना हो गया 15 दूना 30 कहीं पर ऐसे 30 लिख लीजिए ठीक। कितने पॉइंट के बाद दशमलव लगाएंगे 2 पॉइंट के बाद तो कितना हो गया ये 0.30 इंटू 500 5 दिया 15 ठीक है तो ये हो जाएगा इंटू 500 तो 5 से 15 के आगे इतना लिखेंगे 3 जीरो तो 15 के आगे 3 जीरो और उसके बाद 2 अंक के बाद दशमलव 150 कितना हो गया ये 150 तो आपके पास 3.14 गुणे 150 क्या हो गया ये मीटर स्क्वायर। सॉरी ये 0.3 होगा ना आप 1.5 इंटू 0.2 है ना तो 15 दूना 30 हो गया 2 अंक के बाद दशमलव तो 0.3 हो गया 0.3 हाँ तो ये हो जाएगा 5 से 15 के आगे कुछ गड़बड़ करना है एक पूरी डेटा गलत लिखा है एक रेवोल्यूशन का एरिया आपका एकदम सही लिखा है यहाँ पर देखिए कोई गलत यहाँ पे है हाँ 0.2 कैसे होगा भाई 200 सेंटीमीटर की सीट ड्रिल है ना तो 200 सेंटीमीटर में 2 मीटर हुआ ना तो यहाँ 2 से गुणा हो जाएगा ना 2 रहेगा ठीक है तो यहाँ पर हो जाएगा 0.2 की बजाय 2 ही रहेगा केवल तो कितना हो गया देखिए अब इसका तो केवल 2 रहेगा तो कितना हो गया 1.5 दूना 3 और ये कितना हो जाएगा 5 तो ये कितना हो गया 1500 1500 का 3.14 से गुणा करना है तो कैसे निकलेगा अलग अलग गुणा कर लीजिए 15 3 4500 ठीक है मतलब 3.14 को कैसे लिख सकते हैं 3 प्लस 0.14 ठीक है ये लिख सकते हैं तो 15 3 4500 प्लस 1500 गुणे 0.14 ये लिख सकते हैं ना तो अब आप क्या करेंगे इसको अलग से मल्टीप्लाई जब करेंगे इसमें लाके ऐड कर दीजिए तो ये आएगा आपका फिर फाइनली बता रहा हूं मैं कितना आएगा 47,4712.3 मीटर स्क्वायर। वैसे ऑब्जेक्टिव जब आता है तो अप्रोक्सीमेट वैल्यूज हमेशा देता है आप अगर इसको 4700 तक ये समझ जाए अगर कि 1500 के 0.15 से जब गुणा करेंगे 0.14 से 1500 का गुणा करेंगे तो 1500 का करीब 7वां हिस्सा करीब आएगा तो ये करीब 200 के आसपास आएगा तो ये 4700 के आसपास पहुंच जाएगा। इतना भी अगर आपको अंदाजा लग गया तो ऑप्शंस में आप हमेशा देखेंगे कि कुछ आंसर ऐसे होंगे जो आपके ऑप्शन के आसपास की रेंज में होंगे और कुछ ऐसे होंगे जो एकदम इररिलेवेंट होंगे तो आप उसको तुरंत जज कर लेंगे वहां से। मतलब क्या हो गया 500 रिवोल्यूशन में कितना एरिया कवर कर रहा है 4712.3 मीटर स्क्वायर और 500 रिवोल्यूशन में कितना बीज गिरा रहा है डेटा देखिए प्रश्न में 20 किलोग्राम मतलब जब सीड ड्रिल 4712.3 मीटर स्क्वायर की दूरी चलती है तो 20 किलोग्राम सीड गिराती है तो 1 हेक्टेयर में कितना ही रहेगी सीधा सीधा एक ही नियम है तो यहाँ पर हम लोग अब वैल्यू सीधा कैलकुलेट कर लेंगे देखिए
4712.3 मीटर स्क्वायर में 20 केजी सीड गिर रहा है, ठीक है। 1 मीटर स्क्वायर में कितना गिरेगा? 20 बटे 4712.3 और फिर 10,000 मीटर स्क्वायर में कितना गिरेगा? इसी क्वांटिटी में किसका गुणा हो जाएगा? 10,000। तो 4712.3 में 10,000 का ऐसे भाग कर दीजिए और 20 से गुणा हो जाएगा, तो फाइनल आएगा 42.44 केजी। और ऐसे भी 4712.3 और 10,000 में आप देखेंगे तो लगभग ये दुगने के बराबर है, दुगने से थोड़ा सा अधिक है। तो जो सीड रेट आएगा 20 किलोग्राम के दुगने से थोड़ा सा अधिक आएगा, तो 20 दूनी 40 और थोड़ा सा अधिक 42। आप ऑप्शन में देखेंगे तो हमेशा कैसे लिखा होगा पता है? एक ऑप्शन होगा 42, एक होगा 48, एक होगा एकदम से कम 35 और एक होगा 52, ऐसे करके ऑप्शन दिया होगा। आपको 40 से कुछ अधिक पता चल जाएगा कितना आएगा, तो आप अपने आप यहाँ पहुंच जाओगे, ठीक है। और ये अप्रोक्सीमेशन वही कर पाएगा जिसने शुरुआत में कुछ न्यूमेरिकल लगाए हैं इस वजह से, ठीक है। तो आप यहाँ पर न्यूमेरिकल देख लीजिए ध्यान से। हम लोगों ने बेसिकली किया क्या है इसको ध्यान से देख लीजिए। सबसे पहले फरो ओपनर की स्पेसिंग जो थी और नंबर ऑफ फरो ओपनर से गुणा करके सीड ड्रिल की चौड़ाई पता कर ली। हालांकि चौड़ाई में 180 सेंटीमीटर ही इफेक्टिव है, लेकिन 20 सेंटीमीटर साइड से चालू करते हैं इसलिए 200 हो गए। एक चक्कर में कितना एरिया सीड ड्रिल कवर करता है, फिर 500 चक्कर में कितना करता है, और 500 चक्कर में कितना केजी सीड गिर जाता है, तो 10,000 मीटर स्क्वायर में कितना गिरेगा, क्योंकि 1 हेक्टेयर में हमको पता करना है कितना बीज गिरेगा। तो 42.44 केजी पर हेक्टेयर निकल के आया है, पर हेक्टेयर। और यही होता है सीड रेट। प्रश्न में पूछा क्या गया है? सीड रेट। सीड रेट का मतलब केजी पर हेक्टेयर। कैलिब्रेशन ऑफ सीड ड्रिल का फाइनल एम क्या है? सीड रेट पता करना केजी पर हेक्टेयर में। तो किलोग्राम पर हेक्टेयर में आपको सीड रेट यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि इतने मीटर स्क्वायर में 20 किलो, तो 1 हेक्टेयर मतलब 10,000 मीटर स्क्वायर में कितना? तो 42.44 केजी, 42.44 केजी। तो दिस इज ऑल अबाउट द सीड ड्रिल न्यूमेरिकल। ये न्यूमेरिकल जब आप 2-3 बार रिपीट कर लेंगे तो दैट विल बिकम 1 नंबर न्यूमेरिकल ओनली, ठीक है। ये अगर ऑब्जेक्टिव के पेपर में आएगा तो ये 1 नंबर के न्यूमेरिकल में होगा, सब्जेक्टिव में आएगा थोड़ा कैलकुलेटर यूज करके अगर आएगा तो 5 नंबर में आएगा, ऑब्जेक्टिव में आएगा तो 1 नंबर में आएगा। और आपको ये जो बेसिक डेटा इसके अंदर दिया है कैलिब्रेशन ऑफ सीड ड्रिल में, एक चक्कर में इतना और 500 चक्कर में कितना, तो इस तरीके से भी करके कभी कभी पूछा जाता है। टाइम टेकन ऑफ द सीड ड्रिल कभी कभी पूछ लेता है, कि ये पूछ लेता है कि भाई अब यहीं पर अगर टाइम टेकन आपसे हम पूछ लें तो आप कैसे बताएंगे? 500 रेवोल्यूशन पर मिनट हुआ ना, 1 मिनट में कितना रेवोल्यूशन है? 500 रेवोल्यूशन। 1 मिनट में कितना एरिया कवर हो रहा है? 4712.3 मीटर स्क्वायर, मतलब 1 मिनट में इतना एरिया सीड ड्रिल कवर कर ले रही। तो 1 हेक्टेयर में तो 10,000 में आप क्या करिए, भाग कर दीजिए और मिनट को कन्वर्ट कर लीजिए, मतलब इतने मीटर स्क्वायर 1 मिनट में। तो 1 मीटर स्क्वायर 1/4712.3, 10,000 मीटर स्क्वायर 10,000 से गुणा कर देंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि सीड ड्रिल जो है वो 10,000 मीटर स्क्वायर कितनी देर में पूरा एरिया कवर कर लेगा। तो इस तरीके से आपके पास ये सीड ड्रिल के का एक छोटा सा न्यूमेरिकल था, जिससे हमने कुछ सीड ड्रिल की थ्योरी भी समझाने की कोशिश करी है कि कैलिब्रेशन ऑफ सीड ड्रिल का जो फाइनल डेटा है वो कैसे हम प्राप्त करते हैं। और सीड ड्रिल से रिलेटेड जो हमारी लेक्चर है वो देखिए, हम कोशिश करते हैं कि आज रात में उसको अपलोड करते हैं। और अभी 4:30 बजे लोक सेवा आयोग से फोन आता है तो असिस्टेंट इंजीनियर के रिजल्ट को एक बार फिर से अपडेट लेने के लिए हो सकता है मुझे वहाँ भी जाना पड़े, लेकिन यहाँ तक की जो क्लासेस हैं इंफॉर्मेटिव है, अच्छे से आप उसे पढ़िए, आगे बढ़िए। और एक बार फिर से मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में हाउ टू स्टडी बता दे रहा हूँ, फिर से एक बार देख लीजिए।